नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। दोस्तों, आज पूरा देश आज़ादी के 76 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा जैसे अभियान चलाकर तिरंगा यात्राएं निकालकर जश्न मना रहा है। इस आज़ादी के पीछे कितने वीर सपूतों का लहू बहा, कितनी कुर्बानियां दी गई, सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज देश में जो माहौल बनता जा रहा है वो चिंता का विषय है। हिंदू मुस्लिम का जहर बोया जा रहा है। मेवात, नूह जैसे दंगे इसकी गवाही दे रहे हैं। कुछ तथाकथित फर्जी देशभक्त कहते हैं कि मुस्लिम हमारे देश में किराएदार हैं, तो कोई मुस्लिमों को अपने देश में जिहादी बताता है। कोई समाज को खंडित करने वाली सबसे बड़ी प्रजाति इनको कह देता है, तो कोई अलग अलग गालियां देकर के इनको इस बात के लिए दोषी ठहराता है कि ये देश के लिए नुकसानदायक हैं, गद्दार हैं, देश के लिए हानिकारक हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मुसलमान भी हिंदुओं को काफिर और ना जाने कैसे कैसे शब्दों से बात करके उनको भी देश का गद्दार बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आज़ादी में दोनों की क्या भूमिका रही, इसे कोई याद करना और इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता। दोस्तों, आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इन दोनों लोगों की ही नहीं, देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और अपना लहू बहाया है, अपने पूर्वजों की शहादतों को दिया है। दोस्तों, आज हम 76वां आज़ादी का ये पर्व मना रहे हैं। ये आज़ादी का पर्व ऐसे ही नहीं मना रहे हैं, इसके पीछे दी गई हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी शहादत है। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, और ये कहानी आपको हैरान कर देगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब सुनेंगे तो इस पूरी की पूरी कहानी में, इस पूरे के पूरे युद्ध में, इस पूरी की पूरी लड़ाई में, इस आज़ादी कराने की इस पूरी की पूरी मुहिम में ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, हिंदुस्तान का हर एक इंसान था। ये जो पुरानी तस्वीरें आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये मुंबई के अरब सागर के किनारे बने गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने बने 560 कमरों वाला और 44 लग्जरी स्वीट्स वाला 5 सितारा होटल की है। ये इमारतें हमारे देश की आन बान और शान के प्रतीक हैं। क्या आप जानते हैं, साल 1946 में इन दोनों इमारतों को तोप ने उड़ा दिया होता और इस इमारत को उड़ाने वाले भी भारतीय होते। ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया था और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले ही यानी 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए। इन इमारतों के बचने के पीछे सरदार पटेल हैं। सरदार पटेल ने इन्हें बचाया था। तो आइए बात करते हैं 18 फरवरी 1946 की। बम्बई, जिसे आज मुंबई कहा जाता है, पहले इसका नाम बम्बई होता था, कि इसी बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के बहाने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। घटिया खाने के बहाने यानी घटिया खाना था या नहीं था, लेकिन बहाना था बगावत करने का, और बगावत शुरू हुई। कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। उन्हें नाश्ते में दाल और डबल रोटी दी जाती थी और इसी बात को लेकर के बगावत हो गई। दोपहर में उसी दाल के साथ चावल भी परोसे जाते थे। इस तरह का खाना दिया जाता था जिस खाने को लेकर के नौसैनिकों ने बगावत कर दी। और आखिरकार बंदरगाह के करीब संचार प्रशिक्षण केंद्र जो HMIS तलवार के नौसैनिकों का जो सब्र है वो जवाब दे गया और उन्होंने नारे लगा दिए, खाना नहीं तो काम नहीं। उन्होंने अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। बगावत पर उतारू नौसैनिकों ने HMIS तलवार के कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग की कार के टायर पंचर करके उस पर गांधी का क्विट इंडिया और नेताजी का जय हिंद लिख दिया और यहां से एक बड़ी बगावत शुरू हुई। दोस्तों, सुनने में ये बात बहुत छोटी लगती है कि गाड़ी में पंचर कर दिया और गाड़ी के ऊपर लिख दिया क्विट इंडिया, लेकिन बगावत की चिंगारी तो पहले से भड़क रही थी। घटिया खाने ने इसे लपटों में बदल दिया। इसे चिंगारी को इतनी हवा दी कि ये आग बन करके निकल पड़ी। दरअसल
भारतीय नौसैनिक तो दिल्ली के लाल किले में 5 नवंबर 1945 से आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर चल रहे मुकदमे से सुलग रहे थे। पहले से ही ये जो चिंगारी थी ये सुलग रही थी, क्योंकि 3 अफसरों के खिलाफ बगावत करने के आरोप लगा करके केस चला दिया था। इन अफसरों में मेजर जनरल शहनबाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लो शामिल थे। आप समझिएगा, इन तीनों अफसरों में जो बगावत करने वाले थे, जो अंग्रेजों के उस दंश को सह रहे थे, जो अंग्रेजों के द्वारा की गई उस दमनात्मक कार्रवाई को सह रहे थे, उसमें शहनबाज खान भी थे। और उस समय इस पूरी बगावत में जो लोग शामिल थे, वहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात या सरदार और ईसाइयों की बात नहीं होती थी दोस्तों। ये सभी लोग शामिल थे और उन पर ब्रिटिश रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगा दिया गया था और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, मुकदमे चलाए जा रहे थे। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया था कि रेड फोर्ट ट्रायल्स का नाम देकर के उन पर मुकदमा लगा दिया गया। तो दोस्तों, जैसे ही बगावत शुरू हुई उसके एक ही दिन में यानी 19 फरवरी तक बंबई में नौसेना की 11 यूनिट के 20,000 सैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। 22 फरवरी तक बगावत कुचलने पहुंचे अंग्रेज सैनिक और बागी भारतीय सैनिक एक दूसरे को धमकाते रहे और जमकर गोलीबारी होती रही और एक छठम युद्ध देश के अंदर चलता रहा अंग्रेजों और उन बगावत नौसैनिकों के साथ। भारतीय नौसेना ने बंबई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्ध विमानों को उड़ाया, लड़ाकू विमानों को उड़ा दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने बंबई के आसपास को कब्जे में ले लिया और युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया, अगर आपने हमारे ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की तो इन दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। और इसी के साथ मामला भड़क गया और अंग्रेज को नतमस्तक होना पड़ा। तो HMIS तलवार तब ब्रिटिश नौसेना का अड्डा हुआ करता था। उन दिनों वहां कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती थी। आज इसे नेवल ट्रांसपोर्ट डिपो कहते हैं, जहां पुराने जहाज़ों की रिपेयरिंग की जाती है। यह साउथ मुंबई के कुपरेज एरिया में है। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले कमांडर श्रीकांत V केसनूर, जो भी रिटायर हो गए हैं, वो बताते हैं कि HIMS तलवार में एक रेडियो स्टेशन भी था और विद्रोहियों ने, उन नौसैनिकों ने रेडियो स्टेशन के जरिए ऐलान कर दिया कि वे हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह से देश के सभी नेवल कैंप में ये संदेश फौरन फैल गया और देखते ही देखते 20 फरवरी तक करीब करीब 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह से जुड़ गए और एक बड़ा विद्रोह तैयार हुआ। 19 फरवरी को कराची बंदरगाह पर नौसैनिकों के तमाम दफ्तरों में बगावत शुरू हो गई। कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान के नाविकों ने अंग्रेज अफसरों से कनेक्शन तोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया, उनसे अपना संपर्क करना बंद कर दिया। 22 फरवरी 1946 को कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, उसमें युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अफसरों का हुक्म भी मानने से इनकार कर दिया। उनके ऑर्डर को कट ऑफ कर दिया, सुनना बंद कर दिया, बात माननी बंद कर दी। साउथ बंबई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। आज़ाद मैदान में भारतीय नौसैनिकों ने मीटिंग्स करके अंग्रेजों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया। उन दिनों लग रहा था कि हर रास्ता साउथ मुंबई की सड़कों तक जा रहा है। देखते ही देखते मुंबई के इस इलाके की सड़कों पर 2 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो गए थे। दोस्तों, हालात ये हो चले थे कि अब देश आज़ादी का वो वक्त नज़दीक आ रहा है और अंग्रेजों के जो हौसले थे वो पस्त होने लगे। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ बंबई की सड़कों पर 19 फरवरी से 24 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोलियों की से मौत के घाट उतार दिया। 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। मैरी टाइम हिस्ट्री सोसाइटी के रिटायर्ड निदेशक और टाइमलेस वेट किताब के लेखक कमांडर डॉक्टर जॉनसन
ओडाकल बताते हैं कि इस विद्रोह को मुंबई के मिल मजदूरों का पूरा साथ मिला। यही वजह थी कि मारे गए 400 लोगों में ज़्यादातर लोग मुंबई वाले थे। इस बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को हो गई थी, लेकिन इसकी चिंगारी 2 फरवरी 1946 से भड़कने लगी थी। विद्रोह की अगुवाई में या विद्रोह की अगुवाई करने वालों में शामिल रहे बीसी दत्त ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते हैं, क्योंकि उनका मकसद क्रांतिकारी कार्रवाई था। वे हमारी ही तरह देशभक्त थे। दत्ता ने बताया, हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे वाले जो पोस्टर थे उनको चस्पा कर दिया, उनको चिपका दिया। इसी दौरान हमें गोंद के साथ पकड़ लिया गया, उन पोस्टरों के साथ हमको पकड़ लिया गया और 8 फरवरी 1946 को हमारा कोर्ट मार्शल हुआ। ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने हमारे सभी नौसैनिकों के लिए ब्लैक बास्टर्ड सन ऑफ द विच ऑफ कुली जैसे नस्ली अपशब्द बोले। इसके बाद मैंने MS खान और मदन सिंह के साथ भारतीय नौसैनिकों के भूख हड़ताल के लिए राजी कर लिया। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं तो कोई काम नहीं के नारे लगा दिए। इसी दौरान बंबई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। पायलटों ने भी इस विद्रोह को समर्थन दिया और अपने लड़ाकू विमानों को उड़ाने से मना कर दिया। बगावत का हिस्सा रहे नौसैनिक की बीबी मुतफा ने BBC को दिए एक इंटरव्यू में बताया, हमसे कोई नौसैनिक छुपकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं के भाषण सुनने जाया करते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का खासा असर था। इस विद्रोह के दौरान 18 से 20 फरवरी के बीच गेटवे ऑफ इंडिया और ताजमहल होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नौसैनिकों ने अंग्रेजी अफसरों को अपने कमरे और शौचालयों में बंद कर दिया था। कई जहाज़ों पर भी यही हो रहा था। हर जगह अंग्रेजी अफसरों को बंधक बना लिया जा रहा था और अंग्रेजों के हौसले को पस्त किया जा रहा था। अंग्रेजों को डर था कि नौसैनिक ताजमहल होटल पर हमला न कर बैठें। बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहां तक कि सैनिक बैंड के सदस्यों ने भी हथियार लूट लिए थे। 22 फरवरी तक बंबई की कोस्टल ब्रांच को मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घेर लिया था। इस दौरान कई घंटों तक बागी नाविकों और उनके बीच फायरिंग चलती रही। बागी VC दत्त और MS खान के साथी मदन सिंह के मुताबिक हमने कांग्रेस नेताओं, खास तौर पर सरदार पटेल से अनुरोध के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि कोई भी उत्पीड़न नहीं होगा, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, आपका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। हम पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। और इसके बाद 23 और 24 फरवरी को बागियों ने समर्पण कर दिया। कमांडर श्रीकांत V.K. शनूर जो भी रिटायर हो चुके हैं, वो बताते हैं कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहले इस घटना को विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिन भी कहा जाता था, लेकिन अब हमें इसे अपराइज यानी आंदोलन कहते हैं। बहुत साल तक इस आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया था। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी ने बाकायदा कुछ सालों से इसे अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया है। बगावत का हिस्सा रहे बीबी मुतप्पा कहते हैं कि नौसैनिकों के विद्रोह को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। एक बहुत बड़ी बात मुतप्पा ने कही कि महात्मा गांधी का इन विद्रोहियों को समर्थन नहीं था। उन्होंने नाविकों को अनुशासन में रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आप अहिंसक रूप से अनुशासन में रहते हुए आप अपनी बात को रखिए। और आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर आप अनुशासन में रह के अपनी बात को कैसे रख सकते थे। और महात्मा गांधी का यही कहना था।
वहीं दूसरी तरफ नेहरू ने खुद को नौसैनिक विद्रोहियों से अलग कर लिया था। यानी राष्ट्रीय नेता नेहरू होने के बाद भी उन्होंने उन नौसैनिक विद्रोही नौसैनिकों का साथ नहीं दिया था, और शायद इसी कारण से स्वतंत्रता भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। ये मुतप्पा कहते हैं, भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से भी ज़्यादा समय गुजर जाने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर काम चला दिया। और यही है इतिहास की वो कहानी, जब सरदार पटेल ने उन विद्रोहियों से अनुनय विनय करके उस ताज के ऊपर हुए हमले को रुकवा दिया था, उन घूमे हुए तोपों के मुंह को मुड़वा दिया था, और इसीलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष माना जाता है। दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन 15 अगस्त 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आपको ये बात बताई। और एक बार फिर मैं अपने चैनल की तरफ से सभी दर्शकों को 76 साल बीत जाने के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपके सकुशल और तरक्की करने की कामना करता हूं। नमस्कार।